हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में मैं तुम्हें पढ़ा चुका था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, क्षेत्र सदिश क्या होता है और किस हिसाब से उस पे गुण वगैरह उसकी सब चीज मैंने करा दी थी। फिर मैं जो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला कराया था कि भाई फ्लक्स को जो साइन होता है फ्लक्स का वो होता है फाई ई। तो मैंने फॉर्मूला कराया था फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा तो लेक्चर 1 देख के तभी लेक्चर 2 पे आना, नहीं तो फिर बोलोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्या लिखवा रहे हैं। ठीक है भाई, अब सुनो बात, तो इसको बता देता हूं। हमने पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स, इंपोर्टेंट था काफी। ठीक है, फॉर्मूला था इसका फाई ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और क्षेत्रफल सदिश ए का अदिश गुणनफल। जब डॉट करते हैं बताया था तो वहां पे क्या आता है कॉस थीटा, तो क्या बन जाता है ई ए कॉस थीटा। और एक बात और बताई थी कि बेटा कुछ बुक्स में या कुछ लोग ए को एस भी लिख देते हैं, ई डॉट एस या ई एस कॉस थीटा। तो इस चीज से तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है कि सर ए दे रखा है कि एस दे रखा है, फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है। फिर मैंने तुम्हें कुछ बातें और बताई थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी वाली बात कि बेटा ऐसे यहाँ पर क्या होता है हमारा पृष्ठ, और यहाँ पे क्या होता है एरिया वेक्टर, और ये जो है हमारा ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। हमने बताया था कि जो ये थीटा जो हम यूज करते हैं, ये थीटा होता है ई और ए के बीच। ये थीटा किसके बीच होता है, ई और ए के बीच। पृष्ठ और ई के बीच जो एंगल होता है उसे मैं कहता हूँ अल्फा, उसे क्या कहता हूँ अल्फा। अल्फा और थीटा का दोनों को ऐड करो तुम, ये बनता है 90। कितना बनता है 90। अल्फा को इधर भेजो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अगर मुझे थीटा निकालना है तो 90 में से क्या घटाना पड़ेगा, अल्फा घटाना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है कि जो थीटा है वो होता है ई और ए के बीच, ई और ए के बीच। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आई बात समझ। एग्जामिनर क्या करता है, बुक वाला क्या करता है, या जो क्वेश्चन होता है आपके न्यूमेरिकल उसमें क्या होता है कि आपको पृष्ठ और ई के बीच के एंगल दे दिया जाता है। अब बच्चे होते हैं बड़े खतरनाक, वो तो इतना सोचते नहीं, उन्हें तो एंगल मतलब थीटा पता है बस। कह देगा कि पृष्ठ और ई के बीच एंगल कितना है 30 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में 30 है ना, यहाँ 30 रखोगे 90 में 30 का कितना बचा 60, तो थीटा कितना रखना था 60। मगर बच्चों को मतलब नहीं है भाई, बच्चे को तो कितना दिक्कत 30 30 रख के आंसर आ जाएगा। फिर बेटे इस तरीके से गलत हो जाता है। देखो समझो इस चीज को, काफी ध्यान समझना है। कुछ केस करा देता हूं तुम्हें इसके। पहला केस इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। यदि वैद्युत क्षेत्र मतलब ई पृष्ठ के तल के लंबवत हो, पृष्ठ के तल के क्या हो बेटा लंबवत हो, लंबवत हो, तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा। जल्दी बताओ आंसर कितना होगा थीटा, जल्दी बताओ बेटा कितना होगा थीटा। अगर क्या होगा लंबवत, तो सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा सर थीटा हो जाएगा 90। आई बात समझ, लंबवत थीटा कितना जाएगा 90। मगर बेटा इसका आंसर है 0 डिग्री। कितना है 0 डिग्री। अब इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है जहां भी ये वर्ड हमें दिख जाता है हम लोग सोचते हैं कि भाई थीटा या एंगल कितना होगा 90। अब सुनो, ये हो गया पृष्ठ, समझना इस चीज को। ए हमेशा ऐसे ही होता है, लेक्चर 1 से बताता आ रहा हूं ऐसे तुम्हें। अब ये होता है हमारा ई, ये क्या होता है हमारा ई होता है। ठीक है, अब सुनो ये पृष्ठ क्या है हमारा ए। उसने बोला है कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के तल के लंबवत है, मतलब ई जो है वो पृष्ठ के लंबवत है ना कि ए के। तो पृष्ठ के लंबवत मतलब ई भी तुम्हारा यही को आएगा। अरे आई क्या बात समझ। जब ई और ए दोनों एक ही लाइन पर है तो थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री। थीटा कितना होगा बेटा, दोनों एक लाइन पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना रखना है 0, कोस 0 का मान सब बच्चों को पता ही होगा। कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1। यहाँ पे 1 रख दो, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा ई ए इंटू कॉस 0 मतलब 1। तो फाई ई बराबर ई ए की 1 में करें कितना आएगा ई आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? तो देखो सुनने में लगता है कि लंबवत मतलब थीटा कितना होगा 90, बट अल्फा 90 है, थीटा 90 नहीं है, पृष्ठ के लंबवत है। ये पृष्ठ है तो ई ऐसे है, और तो पता है ए भी ऐसे होता है हमेशा इस पे। तो थोड़ा ध्यान से सोचना है चीजों को। आगे बात समझ, अगला सुनो। अगर इसी पे बोल दे कि यदि
वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो भाई, समांतर हो। समांतर पे ज्यादातर हम लोग थीटा यूज कितना करते हैं, थीटा 0 डिग्री यूज करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं बेटे, अब भी थीटा 0 रख के आ जाएंगे, इतने इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। आपको समझना है कि सर पृष्ठ तो ऐसे होता है, सर एरिया वेक्टर ऐसे होता है। फिर उसने बोला कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के समांतर है, मतलब ई भी इसी दिशा में होगा, ई भी तो इसी दिशा में होगा, समांतर का मतलब तो जब पृष्ठ और ए के बीच में कितना एंगल है 90, जब ई भी इसी दिशा में है तो ई और ए के बीच में कितना होगा एंगल 90, तो उस केस में थीटा कितना होगा 90। पाई ई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ई ए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है 0। पाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए इंटू कॉस 90 0, 0 इंटू समथिंग भाई 0 में यार किसी से गुणा करके तो 0 ही तो बनेगा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लगता है कि यार थीटा लंबत होगा, है ना, लंबत होगा थीटा 90 रख देते हैं, समांतर होगा थीटा 0 रख देते हैं। यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि मुझे अल्फा नहीं दिखना, वो तुम्हें अल्फा देता है, बच्चा अल्फा को थीटा बना के रख देता है बेटे। आगे बात समझ, फिर कहता है कि कॉपी गलत चेक हो गई हमारी। तो चीजें ध्यान से रखनी है। एक तुम्हारे लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन, करना है तुम्हें, यदि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है भाई। तो थीटा कितना हो गया, बोल दो 30, नहीं नहीं बोल दो 30, पिटाया कर दूंगा, ध्यान रखियो, थोड़ा ढंग से समझ लो चीजों को। ये पृष्ठ क्या है तुम्हारा ए, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई, ठीक है भाई। क्या बोला, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, तो मतलब ये जो है ये है 30 डिग्री। आगे बात समझ, तो फिर ये कितना होगा, टोटल 90 है, 90 में से इसने कितना ले लिया 30, तो इसके पास कितना आएगा, फिर इसके पास आएगा 7। तो थीटा कितना रखना है इस केस में 60 डिग्री रखना है, थीटा कितना रखना है इस केस में 60 डिग्री रखना है। पाई ई का फॉर्मूला सब बच्चों को पता ही होता है, ई ए कॉस थीटा कितना है 60, कॉस 60 की वैल्यू सब बच्चों को पता होगी। कॉस 60 की वैल्यू बताओ बेटा, सर 1/2 होती है, तो फाइव ई इज इक्वल टू ई ए की 1 में करेंगे ई ए और अपॉन में कितना, आगे होगा समझ। तो ध्यान रखना है कि उसने पृष्ठ के साथ दिया है कि क्षेत्रफल सदिश के साथ दिया है, इन चीजों को याद रखना है। एक और चीज याद रखनी है, तुम सब बच्चों को फंसा देता है तो मैं इस चीज में भी वो, देखो बेटे 3 एक्सिस होती है, सब बच्चों को पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे बाहर की ओर होती है, बट बाहर को तुम्हें ड्रॉ नहीं कर सकते ना चीज, तो जेड को ऐसे बना देते हैं, ठीक है भाई इतनी बात। अगर कोई एक्स में चलता है उसके साथ लगाते हैं आई कैप, अगर कोई वाई में चलता है उसके साथ लगाते हैं जे कैप, अगर कोई जेड में चलता है साथ लगाते हैं के कैप। वही अगर कोई माइनस में चलेगा तो माइनस आई, माइनस वाई में चलेगा तो माइनस जे, और माइनस जेड में चलेगा तो माइनस के, ठीक है इतनी बात। अब थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान से समझो बेटे, वो देता है तुम्हें पृष्ठ, वो क्या देता है तुम्हें पृष्ठ देता है। देखो सुनो, ये वाला जो हिस्सा है, अरे यार बना लेते हैं ना, ड्रॉ कर लेते हैं, बस सही ड्रॉ हो जाए ना ना। हाँ ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है सब बच्चों को, दिख रहा है क्या भाई, जो मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये बनना है एक्स और वाई के बीच, किसके बीच बनना है एक्स और वाई के बीच, इसलिए इसको हम कहते हैं, अरे यार इसलिए इसको हम कहते हैं एक्स वाई तल, क्या कहते हैं एक्स वाई तल, ठीक है भाई इतनी बात। और सुनो, अगर ये हो, ये वाला तल हो, ये बनना है किसके बीच, जेड और एक्स के बीच। हाँ भाई कहे कहे कहे, ये होता है जेड एक्स तल, तो ये किसके बीच बनेगा वाई और एक्स के, तो उसको क्या बोल देंगे, इस वाले तल को क्या कह देंगे, इस वाले तल को कह देंगे वाई जेड तल, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। अब न्यूमेरिकल में क्या है, तुम्हें एरिया दे देता है और बोल देता है कि एरिया जो है क्षेत्रफल जो है वो एक्स वाई तल में रखा है, या एक्स वाई तल के समांतर है, वाई जेड तल के समांतर है, जेड एक्स तल के समांतर है। अब मेरी बात सुननी है तुम्हें, अगर बोलता है कि भाई वाई जेड तल में है या वाई जेड तल के समांतर है, ठीक है,
तो जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो होगा किस दिशा में, वाई जेड है ना, तो एक्स नहीं है इसके अंदर, तो वो हो जाएगा आई कैप में। ठीक है, अगर वो वाई जेड ये वाला तो किधर होगा, आई की तरफ होगा। अगर वो कह देगा कि भाई एक्स वाई तल है, कौन सा तल है, एक्स वाई तल है, तो इसके अंदर जेड नहीं है बेटा, तो जेड की डायरेक्शन क्या होती है, के कैप। जेड की डायरेक्शन क्या होती है, के कैप लगा देंगे, वाई जेड तल में ए किधर होगा, के कैप। ध्यान रखना, जेड एक्स तल में किधर होगा, वाई में चलते हैं तो क्या आता है, जे आता है सर, तो इधर कितना हो जाएगा, जे कैप। आई बात समझ, वाई जेड तल देगा तो एरिया वेक्टर पे लगाएंगे आई कैप, जेड एक्स देगा तो वाई कैप, और अगर वाई जेड देगा तो, है ना, अगर मतलब सॉरी अगर बोल रहे कौन सा एक्स वाई देगा तो के कैप। ठीक है, इतनी बात ये समझ में आ गया सब बच्चों को। डायरेक्शन बनाना भाई, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फिर समझना इस चीज को, क्योंकि न्यूमेरिकल में बोल देगा कि वाई जेड तल है तो मैं तो सीधा आई कैप लगाऊंगा, फिर ये मत कहना कि सर कैसे किया है। आई बात समझ, तो ये भी याद रखना है अच्छे से। आगे चलते हैं, अब थोड़ी सी और बात सुनो। 11th में पढ़ा होगा टॉपिक घन कोण, घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। 11th में जब पढ़ते हैं मूल राशि 7 प्रकार की होती है, फिर पूरक राशि आती है, समतल कोण, घन कोण। मैंने डाल भी रखा है बेटा लेक्चर 1 11th क्लास का, उसमें एक शॉर्ट भी पढ़ा मैंने, पिज्जा का कुछ एग्जांपल देके समझा रखा, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। ठीक है भाई, सुने जरा घन कोण क्या होता है। देखो जरा तुम्हें चीज दिखाता हूँ, मान लो पेपर है, ठीक है, ये क्या एक पेपर है भाई। अब मैं क्या करूं, इस पेपर को ऐसे, मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है भाई, तो एक कौन बन गया, एक शंकु बन गया बेटा। अब इस शंकु के अंदर जो एंगल बनता जा रहा है ये, इसको हम कहते हैं घन कोण। क्या कहते हैं, घन कोण। और जब शंकु मैंने कट करा है, जब मैं इसमें से शंकु क्या करा है, कट करा है, तो शंकु ने यहां से एक एरिया भी कवर करा है। क्या कवर करा है, एरिया भी कवर करा है, ध्यान रखना। तो घन कोण में क्या करूंगा, मैं एक शंकु कट कर लूंगा। ठीक है बेटा, समझो जरा इस चीज को। ये क्या है, मेरे पास एक गोला है, मेरे पास क्या है, एक गोला है बेटा। मैं क्या करता हूं, इस गोले में से ऐसे एक शंकु कट कर लेता हूं। क्या कट कर लेता हूं, एक शंकु कट कर लेता हूं। ठीक है भाई, ये इतना एरिया शंकु ने कवर करा। ठीक है, पूरे का गोले का एरिया ए है, छोटा सा हिस्सा लिया है, तो इस एरिया को मैं कह दूंगा डीए। क्या कह दूंगा, डी। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ऐसे जा रहा होगा हमारा डीए। ठीक है, छोटा सा एरिया लिया है, उसको डीए क्या देता हूँ, त्रिज्या है कितनी, आर। तो बताया था बेटा अभी, जो शंकु के अंदर यहाँ एंगल बनता है ये, इसी को हम कहते हैं घन कोण। घन कोण छोटा सा एरिया, तो घन कोण भी छोटा सा होगा, डी ओमेगा। क्या होता है साइन का, डी ओमेगा। अब सुनो, घन कोण का जो फॉर्मूला होता है बड़ा ही अच्छा होता है भाई, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। हमने बताया अगर बेटा क्षेत्रफल छोटा सा होगा तो घन कोण भी छोटा सा होगा, डी ओमेगा। क्षेत्रफल छोटा सा ले रखा है ना, कितना ले रखा है, डी। त्रिज्या कितनी है सर, आर। आर है, त्रिज्या क्या करना है, स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ये होगा किसका फॉर्मूला, घन कोण का फॉर्मूला। ठीक है भाई, डीए यानी कि क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, क्षेत्रफल छोटा सा। अब मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे ओमेगा का घन मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी कि जो घन कोण है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है। जैसे जो हमारा समतल कोण है वो मैक्सिमम कितना बनता है, 360, तो ये कितना बनेगा। तो बेटा इसके जब ये मैक्सिमम होगा तो मुझे ये पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा ये। तो अब मुझे एरिया कितना लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, एरिया ए। अब सुनो, इसकी जो अगर कोई क्या पूछ लेगा आपसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा, तो ओमेगा बन जाएगा उस टाइम। तो ओमेगा बराबर एरिया पूरा हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओमेगा बराबर एरिया इसका कितना होता है बेटे गोले का, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बटे में कितना, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ओमेगा बराबर कितना आ गया, 4 पाई, या इसको आप लिख सकते हो 720 डिग्री। कितना लिख सकते हो, 720 डिग्री। आगे बात समझ। एक चीज और पूछ लेता है, ओमेगा का मात्रक पूछ लेता है बच्चों से, ओमेगा का मात्रक पूछ लेता है।
ओमेगा का मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठीक है भाई। ओमेगा की विमा नहीं होती। घन कोण की कोई भी विमा या समतल कोण हो, दोनों कोण की किसी की भी विमा नहीं होती। तो m0 l0 t0 लिख दो। ये क्या लिख दोगे? या लिख दोगे इसको विमाहीन, या क्या लिख दोगे? विमाहीन। आ गई होगी बेटे बात समझ। अब थोड़ा सा जरा और एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है घनकोण का। देखो जरा अभी तुम्हें क्या पढ़ाया, मैंने तुम्हें पढ़ाया कि भाई मैं ऐसे कोई शंकु कट, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? तुम्हें पढ़ाया कि अगर ऐसे में कोई शंकु कट कर लू बेटा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर। तो अभी क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे मेरा जो एरिया है, अच्छा एक बात याद रखना, जो ये डीए होता है ना, इसका नाम याद रखना। जैसे तुम्हारा सबका नाम है, डीए का भी नाम रख रखा है इसके घर वालों ने। इसका नाम होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। क्या होता है इसका नाम? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। डीए का नाम याद रहेगा। तो डीए और जो मेरी आर कैप है इधर को ही होती है, दोनों की दिशा त्रिज्या की और डीए की दिशा इधर ही होती है। ठीक है। अगर ऐसे हुआ तो उस समय जो मेरा डी ओमेगा है, जो मेरा क्या है यहाँ पे एंगल डी ओमेगा, वो हो जाएगा किसके इक्वल? वो हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वायर के। डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है इतनी बात। अब सुनो, इसको बनाते हैं जरा। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था ना भाई। अब मैंने क्या करा, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को थोड़ा सा मैंने कट कर दिया, मतलब एक लाइन बड़ी होगी छोटी हो गई। अब मेरा एरिया वेक्टर जो है, अब मेरा एरिया वेक्टर जो मतलब जो मेरा क्षेत्रफल है वो ऐसे झुक जाएगा भाई। इससे मिलाना पड़ेगा ना यार, ऐसे हो जाएगा ना ये। समझो इस चीज को। तो पहले क्या था, इधर कोई आर कैप था, इधर कोई क्या था मेरा डी ए। बट अब क्या होगा सर, अब भी तो इधर कोई होगा नहीं बेटे, अब इधर को नहीं होने का। आप समझो जरा, इधर को क्यों नहीं होगा? पहले ऐसे था बिल्कुल सीधा। समझो चीज को, एरिया वेक्टर भी बिल्कुल ऐसे था सीधा तुम्हारा। ठीक है। अब क्या हुआ, जो सरफेस है मेरा वो थोड़ा देखो ऐसे झुक गया बेटा, देखो ध्यान से देखना। सरफेस ऐसे था तो एरिया वेक्टर सीधा था। अब क्या हुआ, सरफेस ऐसे झुक गया तो एरिया वेक्टर भी झुक गया ना बेटा। तो अब एरिया वेक्टर भी इधर को जाएगा तुम्हारा डीए। अरे ठीक है भाई, हाँ ना बोले जल्दी। ये थीटा, इधर कंपोनेंट तोड़ूंगा तो इधर क्या आएगा? इस बार इसकी बता रखा है 11th में, जिधर थीटा उधर क्या आता है बेटा? कॉस। तो इस बार आर कैप के डायरेक्शन में आएगा डी ए कॉस थीटा। कौन आएगा? डी ए कॉस थीटा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब जो है हमारा डी ओमेगा, देखो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये हो जाता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है। क्या याद रखना है? कि अगर डी ए इंटू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाए, जो कि आगे जाके डेरिवेशन में होगा, अगर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? डी ओमेगा होगी। लिख लोगे इतना? आ गया ना समझ? ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। एक टॉपिक है हमारा गॉसियन परस्ट। क्या है टॉपिक? गॉसियन परस्ट। ठीक है भाई। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस होता क्या है लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। देखो लिखना तो तुम्हें मैंने बता रखा है, थ्योरी तुम्हें कहीं मिल जाएगी, मेन होता है समझना। पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कि भाई वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जो आवेश को चारों ओर से, चारों ओर से परिबद्ध करता है। परिबद्ध मतलब क्लोज, यानी कि घेरना, बंद होना। ठीक है, जो चारों ओर से क्या होगा? बंद होता है। ठीक है भाई, घेर लेता है इसको, चारों ओर से इसको घेरता है ना। क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। गॉसियन पृष्ठ कहलाता है।
वैसे देखो इतना कोई हार्ड होता है नहीं, लिखते समझ में आ गया होगा। एक ऐसा पृष्ठ जो आवेश को चारों ओर से घेर लेगा, एक ऐसा बंद आवेश को चारों ओर से बेटा बंद कर लेगा वो। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल एक मूवी है मुगले आजम, या नाम सुना होगा तुमने, सुना तुमने वो सुना अनारकली। भाई ये है अनारकली। रुको जरा थोड़ा ऊपर को बनाते हैं, समझना चीज को बेटे। सलीम होता है ना, सलीम। भाई ये कौन है? ये है अनारकली, सुना होगा यार, अनारकली। ठीक है भाई। अब अनारकली को अकबर ने क्या करा था? अनारकली को अकबर ने दीवारों से ऐसे क्या कर दिया था भाई? चुनवा दिया था ऐसे। स्टोरी तो ये कहती है, बाकी पता नहीं क्या होगा इतिहास में भाई, है ना। तो अनारकली को क्या करा था अकबर ने? दीवारों से चारों ओर से बंद करवा दिया। तुमको सोचो खुद को, चलो छोड़ो, खुद को अनारकली मान लो। अगर मैं तुम्हें एक ऐसे कमरे में बंद कर दूं जिसमें सिर्फ दीवार ही दीवार हो, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, मतलब ना कोई विंडो हो और ना ही कोई गेट हो, ठीक है, तो तुम चारों तरफ से बंद हो गए ना, तुम चारों तरफ से क्या हो गए? बंद हो गए। तो ये जो अनारकली है इसको मान लो आवेश, इसको क्या मान लो? आवेश। और जिस दीवार से या जिस कमरे से अनारकली को घेरा गया था उस कमरे को हम कह देंगे गॉसियन परस्ट। उसे हम क्या कह देंगे? गॉसियन परस्ट। आगे का बात समझ। तो किसी आवेश को चारों ओर से बंद करने वाला परस्ट क्या कहलाता है? गॉसियन परस्ट कहलाता है। किसी भी शेप को हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही शेप हो भाई, है ना, है ना। मान लो अनारकली ऐसे बैठी हुई थी भाई, है ना, तो तुमने कमरा ऐसा बनवा दिया। बस चारों तरफ से बंद होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए, आवेश हर तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए। ऐसे पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ जो है वो इंपॉर्टेंट होता है गॉस की प्रमेय में, और गॉस की प्रमेय जो है बेटा वो आपके एग्जाम में आ जाती है हर साल, या तो उसका एप्लीकेशन आता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल, या उसको ही स्टेटमेंट के साथ प्रूफ करवा देता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक जो भी है उसे एग्जाम में आने के लिए भाई कोई मेहनत नहीं करनी होती, हर साल आ ही जाता है बेटा कुछ ना कुछ। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं फिर समझाऊंगा आराम से, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से, किसी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से घिरे आवेश का, गॉसियन पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। आगे बात समझ, ऐसे लिख देते हैं फिर। अर्थात बता रहा हूं तुम्हें कैसे लिख के आना है। अर्थात पाई ई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है भाई, ये स्टेटमेंट हो गया, समझ आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं तो चाह रहा हूं तुम्हें समझना है। अब समझो, मान लो मेरे पास कोई एक ऐसे कमरा है, मतलब एक बंद परस्त है, इस शेप का, शेप कैसी भी हो सकती है। इसके अंदर रखा है 5 कूलम आवेश। कितना रखा है? 5 कूलम आवेश रखा है। और तुम्हारे से कह देगी इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। गुजरने वाला फ्लक्स मतलब फाई ई। तो गोस ने ये बताया तुम्हें, गोस ने तुम्हें ये बताया बेटा कि अगर तुम्हें किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो तुम्हें देख लेना है कि उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा है,
जैसे यहाँ कितना रखा है, 5 कूलाम रखा है, तो उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश रखा होगा उसमें 1/ε0 से गुणा कर देते हैं, मतलब ε0 से भाग कर देते हैं, मतलब ε0 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अंदर कितना आवेश है सर, अंदर आवेश है 5 कूलाम, किससे भाग कर देंगे सर, ε0 से भाग कर देंगे, आप बता रहे हो। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया। हार्ड था क्या कुछ? और देखो, और देख लो, थोड़ी सी एक अच्छी शेप बना लेते हैं, इंप्रेशन भी तो जमाना है ना भाई तुम्हारे में। ये लो है, एक पृष्ठ है, इसके अंदर यहाँ पे रखा है, एक तो इसने परेशान कर दिया आज मुझे, ये मिटता भी नहीं। एक तो एक पृष्ठ है, एक तो इसके अंदर रखा है 2 गुलाम आवेश, एक रखा है 3 गुलाम आवेश, और एक रखा है इसके अंदर -4 गुलाम आवेश। तो इस घन से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तो सबसे पहले आपको निकालना है कि इसके अंदर कुल आवेश कितना है। तो इसके अंदर आवेश देख लो, कुछ लोग इसको QIN भी लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेनी है। तो इसके अंदर कितना आवेश है, 3 गुलाम प्लस 2 गुलाम प्लस कितना, -4 गुलाम। तो Q इनसाइड बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस माइनस माइनस 5 में 4 गए 1। तो मतलब इसके अंदर कितना चार्ज रखा था, 1 गुलाम रखा था। तो क्या तुम फ्लक्स निकाल सकते? जी सर, बड़े आराम से। आपने बताया कि जो फ्लक्स होता है, इससे जितना भी आवेश गिर रहा होगा, जो कितना है 1 गुलाम, उसको सब सर किससे भाग कर दूंगा, ε0 से भाग कर दूंगा। तो क्या सर मेरा आंसर सही है? जी बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है। आई क्या बात समझ यार? और देख जल्दी। मेरे पास एक परस चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे रखा है 2 गुलाम आवेश, और एक रखा है 5 गुलाम आवेश, और यहाँ पे रखा है -10 गुलाम आवेश। कितना रखा है, -10 गुलाम आवेश। तो मैं बोलूं अब बताओ इस गोले से कितना पृष्ठ गुजरे, ओ वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इस गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा? तुम बोलोगे सर आपने तो बताया है कि उस गोले से जितना आवेश गिर रहा होगा उसको किससे भाग कर देंगे, ε0 से भाग कर देंगे। तो गोस की प्रमेय लगती है कि पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, बाहर वाले आवेश का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये जो बाहर बैठा है, ये जो आवेश कहां बैठा है सर, बाहर बैठा है, क्या ये कोई इफेक्ट डालेगा? क्या ये कोई इफेक्ट डालेगा? नहीं बेटा, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। यूट्यूब के एड की तरह इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है स्किप। क्या कर देना है, इसको स्किप कर देना है। ठीक है, इतनी बात। अब सुनो, अंदर कितना आवेश है, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो सर आपने बताया है कि अंदर जितना भी आवेश है उसको किससे भाग कर दो, ε0 से भाग। भाई कोई दिक्कत है क्या यार अभी तक? बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब एक और सुनो, ये थोड़ा अच्छा है ना, ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको, ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा आगे जाके, जो मैं अब बता रहा हूं तुम्हें। एक गॉसियन पृष्ठ है, कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर 2 चार्ज रखे हैं, एक रखा है 5 गुलाम और एक रखा है -5 गुलाम। एक रखा है 5 गुलाम, एक रखा है -5 गुलाम। ठीक है भाई, तो अब मुझे बताओ इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा, इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? सर आपने बताया था कि इससे कितना आवेश गुजरेगा, पहले वो निकाल लेता हूँ कि इसके अंदर कितना आवेश रखा है। निकाल लो बेटे, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसके अंदर कितना आवेश आ गया, 0 आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, घिरा हुआ आवेश जो कि 0 है बटा ε0। 0 बटा कुछ भी नंबर हो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो सर इसमें क्या इतनी कोई खास बात है, ये तो हम भी कर लेते हैं, आप इसको इतना हाईलाइट कर रहे हो। बेटा हाईलाइट अब होगा, अब सुनो, एक आवेश प्लस का था, एक आवेश माइनस का था, ये भी 5 गुलाम है और ये भी 5 गुलाम है। अगर आवेश की वैल्यू बराबर हो और आवेश की प्रकृति अलग अलग हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो ऐसे निकाय को हम लोग क्या कहते हैं सर, याद आ गया, ऐसे निकाय को तो सर हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसका मतलब अगर किसी गॉसियन पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो उसका वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चाहे बेटा देखो, एक वैद्युत फ्लक्स के लिए कितना आ गया, 0। अब चाहे गॉसियन पृष्ठ में आप 1000 वैद्युत द्विध्रुव रख दो, 500 वैद्युत द्विध्रुव, 100 रख दो, 200 रख दो, 300 रख दो, जितना प्लस उतना ही माइनस होगा ना हमेशा। तो चाहे बेटा आप 1,00,000 वैद्युत द्विध्रुव रख दो किसके अंदर, गॉसियन पृष्ठ के, फ्लक्स तब भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। आगे बात समझ आ जाता है, ध्यान रखना, पूछ लेता है।
अगर मैं तुम्हें कह दूं कि भाई एक गॉसियन परस्ट है, इसके अंदर कितने, इसके अंदर 500 वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, इसके अंदर 500 वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो फ्लक्स कितना होगा? तो तुम बोल दोगे सर काफी आसान है, आपने भी तो बताया 5 की जगह चाहे सर 5000 हो, फिर भी सर आंसर कितना रहेगा? 0/ε0, मतलब जीरो, मतलब जीरो। कोई दिक्कत है क्या बेटे इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो तुम्हें गॉस थ्योरम में काफी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। पहली बात, गॉस थ्योरम के लिए होंगे नहीं ये सारे नोट्स। वैद्युत फ्लक्स जो है गॉसियन परस्ट, गॉसियन परस्ट की आकृति पर निर्भर नहीं करता। आकृति पर, अरे आकृति पर निर्भर नहीं करता। आगे बात समझ? नहीं सर समझ नहीं आई हमें, समझाओ आप हमें से। समझा दो भाई, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, यार जगह ज्यादा ली थी मैंने फ्लो फ्लो में। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आता है। अब मेरी बात सुनो, कुछ शेप बना लेता हूँ पहले। एक ये बना दी शेप मैंने, ठीक है भाई। एक शेप ही बना दी मैंने, एक शेप ये बना दी मैंने, ठीक है। एक अपने पास से बना देता हूँ, एक शेप ये बना देता हूँ बड़ी अच्छी थी तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यारे से बच्चों। तुम्हें थोड़ी सी ड्राइंग क्लास भी सिखा देते हैं, आज मैंगो बनाना सिखाते हैं तुम्हें। अरे भाई सही लग रहा क्या? सही लग रहा क्या भाई आम पापड़ हमारा? बताओ, आम पापड़ हमारा सही लग रहा क्या भाई? तो ऐसे बेटा तुम्हें क्या कर सकता है, अलग अलग शेप के गोशन परस्ती, मैंगो भी गोशन परस्ती है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये क्या बना रहे हो आप, ये भी क्या है, गोशन परस्ट है हमारा, ठीक है भाई। थोड़ा सा यार फन के लिए बना रहा मेरा भी, समझ ना, दिल तो बच्चा है जी, समझ लेना बेटी, मन कर रहा था कलर करने का तो कर दिया। ये कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर भी चार्ज क्यू, इसके अंदर भी चार्ज क्यू, इसके अंदर भी चार्ज क्यू, और ये जो हमने बनाया है यहाँ पर मैंगो, इसके अंदर भी चार्ज क्यू। मैंगो के अंदर भी चार्ज कितना होगा? क्यू होगा। आ रही है क्या बात समझ? मैंगो के अंदर भी चार्ज कितना होगा? सर क्यू चार्ज होगा मैंगो के अंदर, आपने बताया। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इन सबसे निकलने वाला फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते? क्या आप इन सबसे निकलने वाला फ्लक्स नहीं फाइंड कर सकते? गॉस थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे इससे फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा, इसके अंदर जो भी चार्ज है उसको किससे डिवाइड करना होगा? एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अगर इससे फ्लक्स निकालना है तो उसके अंदर कितना चार्ज है? क्यू, डिवाइडेड किससे करना होगा? एप्सिलॉन नॉट से। ये भी सही है भाई। अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है तो अंदर कितना चार्ज है? क्यू, किससे डिवाइड करना है? एप्सिलॉन नॉट से। अरे कोई दिक्कत आ रही है क्या बेटे? यहाँ पे आ जाओ। अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, अंदर कितना चार्ज है? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक बात बताओ, अंदर का चार्ज तो सेम ही रहा ना? अंदर का चार्ज क्या रहा? सबके लिए सेम रहा है कि अंदर का चार्ज चेंज हुआ है किसी का? नहीं सर, अंदर का चार्ज किसी का भी चेंज नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर मैं सिर्फ जो मेरा गॉसियन पृष्ठ था उसकी शेप चेंज करता हूँ, आकृति चेंज करता हूँ, यहाँ पे घन है, फिर गोला है, फिर बेलन है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही 3-4 शेप हो, कैसे भी शेप बना सकते हो। जिस मैंने मैंगो बना दिया, तो ऐसे अगर कोई भी एक आकृति है और उसके अंदर चार्ज रखा है तो आकृति के बदलने पर फ्लक्स नहीं बदलता। याद रहेगी ये बात। आगे चलते हैं, एक और नोट सुनो। वैद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जैसे हमने बोला कि आकृति पे निर्भर नहीं करता बेटा, ऐसे ही आकार पे भी निर्भर नहीं करता। समझो इस को भी। मान लो मेरे पास एक स्फेयर है, ये रहा, नहीं ये रहा, और एक स्फेयर, अरे भी कर देते हैं ना,
एक स्फीयर मेरे पास ये रहा, ठीक है। तो अब क्या है, चार्ज दोनों के अंदर सेम रखना है तभी कंपेयर होगा। चार्ज दोनों के अंदर क्या है, सेम है। यहां पर रेडियस है आर और यहां पर रेडियस है 2r, डबल कर दी रेडियस, ठीक है। तो फ्लक्स कितना होगा दोनों से गुजरने वाला। क्वेश्चन आया था बेटा, बोर्ड में आया था कि एक मेरे पास आर त्रिज्या का गोला है जिससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई था। अगर मैं गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दूं तो गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा 2 पाई 5 3 पाई 4 पाई। बच्चे इतने महान होते हैं हमारे, अच्छा त्रिज्या डबल कर दी, डबल पे लगा के आ जाते हैं। किस पे लगा के आते हैं, डबल पे लगा के आते हैं बेटा। देखो अगर तुम्हें, अब तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर तुम्हें ना पता होता तुम भी ये चीज करके आते, तुम भी डबल पे लगा के आते आराम से, खुश हो जाते। हमने बताया है कि भाई जो गॉस कहता है, देखो जो गॉस क्या कहता है कि अगर मुझे किसी से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, उसके अंदर जो भी चार्ज उसको किससे डिवाइड कर देना है, एप्सिलॉन नॉट से। अगर मुझे किसी परत से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, उसके अंदर कितना चार्ज है, उसको किससे भाग कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट से। इसमें रेडियस का कहीं यूज थोड़ी ना हुआ, इसमें कहीं रेडियस का यूज हुआ क्या यार, नहीं हुआ। तो चाहे गोला बड़ा हो गोला छोटा हो, चाहे उसकी त्रिज्या डबल कर दे ट्रिपल कर दे या आधी कर दे, तो आकार यानी कि बड़ा छोटा करने पे गोशन पृष्ठ की आकार बदलने पर भी विद्युत फ्लक्स चेंज नहीं होता। हाँ अगर अंदर का आवेश चेंज होगा तब चेंज होगा। आगे इतनी बात समझ। एक और सुनो, प्रवेश करने वाला फ्लक्स, प्रवेश करने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की जगह बोलेगा वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोल देगा, बल रेखाएं बोल देगा। बता रखा है बल रेखाएं को फ्लक्स कहते हैं जितनी गुजरती है। प्रवेश करने वाला फ्लक्स कैसा होता है, ऋणात्मक व बाहर जाने वाला फ्लक्स धनात्मक हो गया होता है। ठीक है, इतनी बात समझो। बोल देता है कि बेटा ऐसे मेरे पास कोई परस्ट है, करूनी की गोलो कैसे ही हो सकता है, इसके अंदर ऐसे बल रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं बल रेखाएं। ठीक है, बल रेखाएं मतलब वैद्युत फ्लक्स। कितनी लाइन जा रही है, सिर्फ 3 लाइन जा रही है, तो मतलब फ्लक्स 3 हो जाएगा। बट एंटर कर रही है ना, प्रवेश कर रही है, तो कैसी हो जाएंगी, माइनस। वहीं मैं कह दूं कि अगर इससे ऐसे लाइन बाहर निकलती, बल रेखाएं बोलेगा कि 5 बल रेखाएं बाहर निकलती हैं। बल रेखाएं मतलब फ्लक्स, कितनी रेखाएं बाहर निकलनी है बेटे, 5, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 5। सर माइनस ही लगाया, अरे माइनस क्यों लगेगा बुद्धू, क्योंकि बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है ना। आगे बात समझ आया क्लियर इतना सब बच्चों को। आगे चलते हैं। अब गॉस थ्योरम क्या है कि भाई पाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बेटे साइंस में ऐसा तो है नहीं तुमने कुछ कह दिया उसको मान लिया, प्रूफ भी तो करके देना होता है चीज को कि हाँ भाई ये चीज हुई है। तो अब इसको करना है हमें प्रूफ, इसे क्या करना है हमें, प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने से पहले तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है। इस चैप्टर में आगे भी 4 डेरिवेशन कराऊंगा, चारों डेरिवेशन में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। आई बात समझ, समझो। पहली बात, चारों डेरिवेशन इस लाइन से स्टार्ट होंगे, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो चारों के चारों डेरिवेशन में गॉस की प्रमेय का प्रूफ होगा, सब में यही लाइन से स्टार्ट होगा। अगर पूरा एरिया होता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, सर ई ए कॉस थीटा होता है। अब बस ए क्या बन गया हमारा, डीए बन गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए क्या बन गया, डीए, और साथ में क्या, कॉस थीटा। अब यार एरिया बड़ा था तो फ्लक्स भी बड़ा था, अब एरिया छोटा हो गया तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा, तो फाई की जगह इसको लिखेंगे डी फाई ई। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होगी। जब भी ये वर्ड लिख दूंगा डी फाई से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सॉरी डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई बराबर होता है ईडीए कॉस थीटा। इज दैट क्लियर। और सुनो, अगर किसी नियतांक का समाकलन करूं, ये जो नागिन है ना यहाँ पे, ये जो नागिन मैंने बनाई है, ठीक है, ये समाकलन का निशान होता है। अगर किसी नियतांक का क्या करूं, समाकलन करूं,
तो जो बीच में डी होता है ये हो जाता है बस गायब, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा, नियतांक इंटू एक्स। और समझो, मान लो लिख देता भाई 5 dx, तो क्या होता है, डी को गायब कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5x। आ रहा है समझ, सुनो सुनो, अगर कहता है 6 dy, तो डी को गायब कर दो क्या बन जाएगा 6y। अगर कहता मैं 2 × da, तो 2a, तो 2a। अगर मैं कहता 1 × da, बच्चे बोलेंगे 1a, बेटा 1a मतलब a ही होता है, हम तो लिखा नहीं करते, ये याद रखना आएगा, ठीक है। अभी गॉस की प्रमेय का जो प्रूफ है वो दो तरीके से होता है। एक बार तो जो हमारा गॉसियन सरफेस है सिमेट्रिकल ले लेते हैं, और एक बार अगर अनइवन हो तब कैसे होगा। मैं फिलहाल सिमेट्रिकल से करा रहा हूँ, एक अलग से लेक्चर आएगा 8-9 मिनट का जिसमें सिर्फ और सिर्फ गॉस थ्योरम पढ़ाऊंगा और उसका सिर्फ प्रूफ होगा, मतलब थियोरेटिकली वर्जन होगा पूरा वो, उसमें ये सब चीजें नहीं बताने का, ठीक है ना, किस पर डिपेंड करता है किस पर डिपेंड नहीं करता, तो मैं एग्जाम में कैसे लिख के आना है वो, तो वो वीडियो 7-8 मिनट की वो भी आएगी, उसको देख लेना। फिलहाल सिमेट्री वाला करा रहा हूँ, अनइवन वाला उसमें करा दूंगा, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना जो बताई है, ठीक है सर, याद रखेंगे। प्रूफ किसका, गॉस थ्योरम का बना लेते हैं जरा एक। मेरे पास क्या है, गोलाकार गॉसियन परस्ट है, मेरे पास क्या है, एक गोलाकार गॉसियन परस्ट है भाई। सेंटर पर यहां पर एक क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। मैंने क्या करा, यहां पर एक पॉइंट पी माना और इस पॉइंट पी के चारों तरफ ऐसे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया, मतलब डीए ले लिया मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, ये डीए ले लिया, ठीक है भाई। ये वाइट कर देते हैं, इसको दिख जाएगा तुम्हें, है ना। ये डीए ले लिया मैंने, सेंटर ओ है, त्रिज्या है इसकी आर, त्रिज्या कितनी है आर, घन कोण हमारा डी ओमेगा, सिमेट्री वाले में से यूज तो होता नहीं है, ठीक है। अब सुनो, इधर से देख रहे हैं ना बेटे, बताया था एरिया वेक्टर जिधर से देखते हैं उधर कोई एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाती है, डी हमारा इधर को हो जाएगा। प्लस का क्यों है, अगर यहाँ प्लस मानूंगा तो प्लस प्लस को क्या करेगा सर, रिपेल, रिपेल मतलब ई भी इधर को ही होगा आपका। जब दोनों एक ही लाइन पे होते हैं तो थीटा कितना होता है 0, देख लो आज के पहले उसमें कराया था मैंने, जब दोनों एक ही लाइन पे होते हैं तो थीटा कितना होता है 0। आगे बात समझ। अब सुनो, इसको बेटा माना लिखना है, यहाँ पे डायग्राम के नीचे क्या क्या हमने किया वो सब तुम्हें लिखना होता है। अब मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम बता रहा हूं तुम्हें लिखना कैसे, पहले डायग्राम बना लोगे तो तुम्हें लिखना है कि भाई माना कोई गोलाकार गॉसियन परस्ट, माना कोई गोलाकार गॉसियन परस्ट जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। केंद्र O पर एक आवेश क्यों रखा है, केंद्र O पर एक आवेश क्यों रखा है। गोले गॉसियन परस्ट पर एक बिंदु P लेते हैं, गॉसियन परस्ट पर क्या लेते हैं, एक बिंदु P लेते हैं। बिंदु P पर चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, इसका नाम बताया था ना, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी लेते हैं, तथा बिंदु P पर E व डी के बीच कोण कितना है 0 डिग्री है। तब लिख लोगे अब इतना, पीछे अगर कुछ वर्ड छूट गया तो बैक करके दोबारा कर लेना, ठीक है भाई। अब तब के बाद देखो बेटे एक लाइन आएगी जो तुम्हें मैं काफी देर समझा रहा था, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अभी बताया था। अगर ये वर्ड आ जाए लिखा हुआ डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो कैसे लिखते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। हर चीज तुम्हें बता दिया पहले जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, यहाँ पे 1 रख देंगे। जब 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ी ना फर्क पड़ता है, तो बस यहाँ क्या बचेगा ई डी ए बचेगा, कोस 1 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर
एक, इक्वेशन नंबर एक। अब Q आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुम्हें बता रखी है ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दोगे, क्या लिखोगे कि भाई बिंदु P पर Q के कारण तीव्रता, Q के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी? Q के कारण तीव्रता हमारी तुम्हें करा रखा है, कितना करा रखा है कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ए का मान कहा रख दूंगा? समीकरण एक में लिखो इस चीज को भी, समीकरण एक में इसका मान E का मान रखने पर, रख दो जरा भाई E का मान क्या था? डी पाई E बराबर E इंटू डी ए। E की वैल्यू रखो जरा सर, E की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये तो E की वैल्यू है, साथ में कौन है? साथ में है डी ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये आ गया इस छोटे से फ्लक्स, इस छोटे से एरिया डीए से गुजरने वाला फ्लक्स। ये क्या आ गया? इस छोटे से डीए से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया मेरा। इज दैट क्लियर? अब सुनो जरा मेरी बात, अब मुझे क्या करना है बेटा? अब मुझे करना है कि इस पूरे यहां से यहां तक गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका करना पड़ेगा समाकलन। क्या करना पड़ेगा? समाकलन। देखो जरा कैसे लिखेंगे, वर्ड्स देख लेना कैसे लिख रहा हूं, ऐसे लिख के आना एग्जाम में। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या करेंगे बताया? समाकलन कर देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 2 का क्या करने पर? समाकलन करने पर। छोटे से हिस्से से बताया था बेटा, अगर पूरे एरिया से निकालूंगा तो फ्लक्स कितना होता है? डी फाई। और छोटे से कितना होता है? सॉरी, अगर पूरे से निकालूंगा तो फाई और छोटे से निकालूंगा ना डी फाई। तो याद रखना, अगर इस डी फाई का मैं क्या कर देता हूं समाकलन, तो क्या बन जाता है? फाई। तो मुझे अभी वाली लाइन लिखनी है क्योंकि मैं समाकलन तो कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, समाकलन तो कर रहा हूं। अब क्या होगा भाई? पूरे पृष्ठ से कितना आएगा? फाई। समाकलन किसका? बंद पृष्ठ के भीतर कर रहे हैं। समाकलन किसका कर देंगे? डी फाई का। ठीक है सर, तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई की वैल्यू देख लो बेटा एक बार, अगर भूल गए हो। डी फाई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू डी ए। देख दो इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इनटू डी ए। ठीक है इतनी बात। फाई ई बराबर डी जिसके साथ होता है वही अंदर रहता है, बाकी सब चीजें बाहर आ जाएंगी। मतलब जो ए के अलावा सारी चीजें हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर सब बाहर आ जाएंगे। समाकलन के अंदर, इस नागिन के अंदर कौन बचेगा? डी ए बचेगा। और जहां कुछ नहीं होता वहां 1 लिख देता, अरे 1 आ जाएगा ना पूरा, यहाँ पे 1 इंटू डी हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें बताया था भाई कि 1 डी ए का समाकलन क्या होता है। सर कहाँ बताया आपने? सर आप तो ऐसे झूठ बोल रहे हो, आपने कहाँ बताया? देखना बेटे, 1 डी का समाकलन ए होता है, 1 डी का समाकलन ए होता है। तो इस 1 डी का समाकलन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब ए क्या है यहाँ पर? गोले का क्षेत्रफल। अरे गॉसियन पृष्ठ कैसा था? गोलाकार। बेटा गॉसियन पृष्ठ कैसा था हमारा? गोलाकार था ना। तो लिख देंगे जहां ए बराबर क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सब बच्चों को पता ही होगा, 4 पाई R स्क्वायर। यहां पे मान रखो उसका। तब फाई बराबर कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। देख लो इनटू में ए।
आर स्क्वायर था, इंटू में क्या था ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो बेटे 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई ई बराबर ऊपर कौन बचा क्यू, नीचे कौन बचा एप्सिलॉन नॉट। और मेरे ख्याल से यही तो गॉस की प्रमेय थी। तो ये क्या हो गई भाई, ये हो गई हमारी सिद्ध, ये क्या हो गई हमारी सिद्ध हो गई है। आई बात समझ, काफी आसान लगा होगा सब बच्चों को। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय पढ़ाई गई है। लिखने से ज्यादा बेटा क्या कहना चाह रहा है वो है ना, आपको समझना है कि आपको लगाना कैसे न्यूमेरिकल में, लिखा हुआ आपको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है।